सुप्रभात, नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं प्रीति सिंह। आप देख रहे हैं सुबह 9 बजे। आइए शुरुआत करते हैं मुख्य समाचारों के साथ। 370 पर फैसले के बाद जम्मू और कश्मीर में स्थिति सामान्य। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने लिया सुरक्षा स्थिति का जायजा। सेना और पुलिस जवानों से की मुलाकात। शोपियां में स्थानीय निवासियों से भी मिले अजीत डोभाल। लोगों को हर मुमकिन मदद का दिया भरोसा। जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटने से बौखलाया पाकिस्तान। भारतीय राजदूत अजय बिसरिया को दिल्ली वापस लौटने को कहा। अपने उच्चायुक्त को भी दिल्ली नहीं भेजने का किया फैसला। राजनयिक संबंध घटाने और आपसी व्यापार निलंबित करने का ऐलान। महाराष्ट्र की सांगली, कोल्हापुर और सतारा जिलों में बाढ़ की स्थिति गंभीर। राहत और बचाव के काम में जुटी सेना, नौसेना, तटरक्षक बल और एनडीआरएफ की टीमें। सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाए गए हजारों लोग। तेलंगाना और छत्तीसगढ़ में भारी बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त। सामाजिक कार्यकर्ता और विचारक नानाजी देशमुख, पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी और संगीतकार भूपेन हजारिका आज होंगे भारत रत्न सम्मान से सम्मानित। दिल्ली में आयोजित समारोह में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद देश का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार भारत रत्न करेंगे प्रदान। भारत वेस्टइंडीज के बीच 3 वनडे सीरीज का पहला मैच आज। गयाना में दोनों टीमें होंगी आमने सामने। T20 में जीत के बाद टीम इंडिया के हौसले बुलंद। जम्मू कश्मीर में हालात धीरे धीरे सामान्य हो रहे हैं। जम्मू कश्मीर में स्थिति शांतिपूर्ण बनी हुई है। धारा 144 लागू होने के बावजूद सड़कों पर लोगों की आवाजाही देखी गई। इस बीच राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 और 35A के खत्म होने के बाद कश्मीर घाटी में हालात का जायजा लेने पहुंचे। उन्होंने स्थानीय लोगों और सुरक्षा बलों से मिलकर स्थिति की समीक्षा की। उन्होंने कश्मीर के शोपियां में सड़कों पर स्थानीय लोगों के साथ बातचीत की और उनके साथ खाना भी खाया। एहतियातन घाटी में अभी भी धारा 144 लागू है और काफी संख्या में सुरक्षा बल तैनात हैं। हालांकि लोग जरूरी सामान के लिए बाजार जा रहे हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार ने शोपियां के स्थानीय लोगों को भरोसा दिलाया कि उनकी सुरक्षा सरकार की जिम्मेदारी है। उन्होंने लोगों को यह भी विश्वास दिलाया कि सब कुछ ठीक ठाक होगा। इसके अलावा अजीत डोभाल ने घाटी में सेना के कुछ अधिकारियों से भी मुलाकात की। डोभाल ने पुलिसकर्मियों से भी मुलाकात की। इस दौरान जम्मू कश्मीर के डीजीपी दिलबाग सिंह भी मौजूद थे। एनएसए अजीत डोभाल इससे पहले अनुच्छेद 370 को रद्द करने के निर्णय से पहले जुलाई के अंतिम सप्ताह में श्रीनगर गए थे। जम्मू कश्मीर के राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने श्रीनगर के राजभवन में एक बैठक में सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा की। इसमें बताया गया कि राज्य में कहीं से किसी अप्रिय घटना की खबर नहीं है और स्थिति संतोषजनक है। राज्यपाल ने आम जनता की सुरक्षा सुनिश्चित करने की आवश्यकता पर जोर दिया और प्रशासन को मौजूदा हालात में लोगों की वास्तविक जरूरतों पर ध्यान देने की सलाह दी। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा देने वाले अनुच्छेद 370 के प्रावधानों को हटाने की घोषणा कर दी है। इस आशय की अधिसूचना विधि और न्याय मंत्रालय ने जारी कर दी है। इस बीच बांग्लादेश ने कहा है कि जम्मू कश्मीर के लिए अनुच्छेद 370 को हटाना भारत का अंदरूनी मामला है। बांग्लादेश में सत्तारूढ़ अवामी लीग के महासचिव और सड़क परिवहन मंत्री उबैदुल कादिर ने ढाका में कहा कि उनका देश पड़ोसी देशों के आंतरिक मुद्दों पर कोई टिप्पणी नहीं करता। मालदीव ने भी इसे भारत का आंतरिक मामला बताया है। मालदीव सरकार ने एक बयान जारी करके कहा है कि संप्रभु राष्ट्र को अपने कानून में आवश्यकता मुताबिक संशोधन करने का अधिकार है। वहीं जम्मू कश्मीर के लिए अनुच्छेद 370 खत्म किए जाने के भारत के फैसले से पाकिस्तान बौखला गया है। पाकिस्तान ने कश्मीर मुद्दे को लेकर कल भारतीय उच्चायुक्त को निष्कासित करने और परमाणु शक्ति संपन्न पड़ोसी
भारत के साथ द्विपक्षीय संबंधों को निलंबित करने का ऐलान किया। पाकिस्तान ने यह कदम जम्मू कश्मीर से विशेष राज्य का दर्जा वापस लिए जाने के बाद उठाया है। पाकिस्तान के विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि हम अपने राजदूत को दिल्ली से वापस बुलाएंगे और भारतीय राजदूत को वापस भेज रहे हैं। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने राष्ट्रीय सुरक्षा समिति की बैठक के बाद फैसला लिया है कि वो भारत के साथ अपने राजनयिक संबंधों में कमी लाएगा। इसके अलावा पाकिस्तान भारत के साथ सभी द्विपक्षीय व्यापारिक रिश्तों को निलंबित करने का ऐलान किया है। साथ ही भारत के साथ द्विपक्षीय संबंधों की समीक्षा की बात भी कही है। वहीं अमेरिका ने पाकिस्तान को जम्मू कश्मीर के मसले पर संयम बरतने की बात कही है। साथ ही अमेरिका ने पाकिस्तान से प्रतिबंधित आतंकवादी संगठनों और उनके आकाओं के खिलाफ अपनी कार्रवाई में कुछ ठोस कर दिखाने के लिए कहा है। कई देशों की चिंताएं दूर की जा सके, पाकिस्तान इस तरह के कदम उठाए, अमेरिका की तरफ से कहा गया है। अमेरिका का मानना है कि इससे पाकिस्तान को वित्तीय कार्रवाई बल्कि ग्रे सूची से बाहर निकलने में मदद मिलेगी। FATF ने पिछले साल पाकिस्तान को ग्रे सूची में डाला था। इस सूची में डाले गए देशों के घरेलू कानूनों को धन शोधन और आतंकवाद के वित्त पोषण की चुनौतियों से निपटने में कमजोर माना जाता है। विदेश मामलों के संपादक अखिलेश सुमन इस समय हमारे साथ बने हुए हैं। अखिलेश, पाकिस्तान ने जिस तरह का फैसला लिया है, जाहिर तौर पर उसकी बौखलाहट नजर आ रही है, लेकिन बेबस स्थिति में पाकिस्तान है। ऐसे में कोई इस तरह के कदमों का उसे कोई फायदा तो होगा नहीं। आप इस कदम को कैसे देख रहे हैं, कैसे समझ रहे हैं? देखिए, पाकिस्तान का यह जो कदम है वो एक्चुअली जिसे कहते हैं कि नी जर्क रिएक्शन, मतलब कोई घटना हुई और तुरंत उनको कुछ करना है, बस इस कारण से उन्होंने किया है। क्योंकि पाकिस्तान ये पूरी तरह जानता है कि जम्मू कश्मीर की स्थिति उन्होंने किस तरीके से आतंकवादियों को वहां भेजकर खराब किया है। जम्मू कश्मीर की जनता की जिंदगी, जम्मू कश्मीर की आर्थिक स्थिति सारी कुछ खराब थे वहां पाकिस्तान समर्थित आतंकवादियों की वजह से। और इसके चलते भारत को यह निर्णय लेना पड़ा कि धारा 370 की बजाय उनको भारत के मुख्य धारा में जोड़कर वहां विकास की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। लेकिन पाकिस्तान की समस्या यह है कि पाकिस्तान कश्मीर से ऊपर कभी नहीं सोचता, और इसीलिए वहां का मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट हो या सिविल एडमिनिस्ट्रेशन हो, सिविल जो उनका सरकार है, वो सारे कश्मीर केंद्रित हो जाते हैं। और इसीलिए भारत ने जब अपना एक अंदरूनी फैसला किया है कि किस तरीके से वहाँ विकास को और सामाजिक सुरक्षा को मजबूत किया जाए, तो ऐसी स्थिति में पाकिस्तान ने एक निर्णय लिया है कि हमारे जो उच्चायुक्त है, उच्चायुक्त को के बारे में उन्होंने भारत सरकार से अनुरोध किया है कि हम अपने उच्चायुक्त को वापस बुला लें। और पाकिस्तान ने यह भी कहा है कि उनका जो उच्चायुक्त है, जो डिजिग्नेट है, अभी तक वो भारत में आए नहीं है, उनको वो भारत नहीं आने देंगे। तो इससे कुछ खास फर्क पड़ता नहीं। हमारे पाकिस्तान के साथ संबंध ऐसे कोई मधुर है नहीं, कोई ऐसी गर्माहट नहीं है कि अगर उच्चायुक्त नहीं रहेंगे तो कोई बहुत बुरी स्थिति होगी। जहां तक व्यापार की स्थिति है, तो हमारे यहाँ से जो निर्यात होता है पाकिस्तान में, वो पाकिस्तान की जरूरतों को पूरा करता है। और पाकिस्तान से जो आयात हम करते हैं वो दरअसल एक गुडविल जेस्चर के रूप में होता है, क्योंकि पाकिस्तान के पास ऐसा कुछ बेचने के लिए है नहीं जो भारत की आवश्यकताओं को पूरा कर सके, लेकिन एक गुडविल के रूप में हम अपने संबंध, व्यापारिक संबंध बनाए रखते हैं। लेकिन जैसा कि आप जानती हैं कि पिछले दिनों जब पाकिस्तान ने अपनी आतंकवादी हरकतें रोकनी बंद नहीं की, तो भारत ने MFN स्टेटस पाकिस्तान को जो दिया हुआ था, जो व्यापार में तरजीह देने की बात होती है, वो वापस ले लिया है भारत ने। तो इन दोनों से व्यापार को कम करने, डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप को कम करने, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एक तीसरी बात जो बहुत अहम है कि करतारपुर कॉरिडोर पे पाकिस्तान और भारत दोनों बात कर रहे हैं, और करतारपुर कॉरिडोर के बारे में इस जो 5 सूत्री जो उनका फैसला आया है कल जो नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की बैठक के बाद, उसमें करतारपुर कॉरिडोर की उन्होंने चर्चा बिल्कुल देखना होगा इस पर भी आगे क्या होता है। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया अखिलेश सुमन आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस तमाम जानकारी को फिलहाल हम तक पहुंचाने के लिए। वहीं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कल बांग्लादेश को पूर्वोत्तर में हो रही अवैध घुसपैठ पर भारत की चिंताओं से अवगत कराया। भारत बांग्लादेश के
गृह मंत्री स्तर की वार्ता की 7वीं बैठक में बांग्लादेश के गृह मंत्री असदुज्जमा खान के समक्ष इस मुद्दे को रखा गया। अमित शाह ने विशेष रूप से पूर्वोत्तर भारत में इस समस्या का समाधान खोजने के मद्देनजर सीमा पार से लोगों की अवैध घुसपैठ के बारे में भारत की चिंता को साझा किया। ये बैठक 31 अगस्त को असम में राष्ट्रीय नागरिक पूंजी की अंतिम सूची के प्रकाशन से पहले हुई है। बयान में कहा गया है कि दोनों गृह मंत्रियों ने सीमा पार अपराधों के खतरे को रोकने की आवश्यकता पर जोर दिया और इसलिए एक सुरक्षित सीमा का हमारा उद्देश्य हासिल करने के लिए अधिक से अधिक सहयोग की आवश्यकता पर सहमति व्यक्त की। दोनों पक्षों ने सीमाओं पर सुरक्षा और बुनियादी ढांचे से संबंधित लंबित मुद्दों की भी समीक्षा की और मामलों को तेजी से हल करने के लिए कदम उठाने पर सहमति व्यक्त की। वार्ता के बाद अमित शाह ने एक ट्वीट में कहा कि उन्होंने भारत और बांग्लादेश के बीच द्विपक्षीय संबंधों पर व्यापक चर्चा की है। बैठक के दौरान मंत्रियों ने संतोष व्यक्त किया कि दोनों देश सुरक्षा और सीमा प्रबंधन सहित हर क्षेत्र में पहले से कहीं अधिक करीबी से काम कर रहे हैं। निर्वाचन आयोग ने उत्तर प्रदेश में राज्यसभा की एक सीट के उपचुनाव के लिए कल अधिसूचना जारी की है। आयोग की विज्ञप्ति में बताया गया है कि नामांकन की अंतिम तिथि 14 अगस्त है। नामांकन पत्रों की जांच 16 अगस्त को की जाएगी। नाम वापस लेने की अंतिम तिथि 19 अगस्त है। जरूरत पड़ने पर मतदान 26 अगस्त को होगा। परिणाम की घोषणा भी उसी दिन कर दी जाएगी। ये सीट समाजवादी पार्टी के सदस्य नीरज शेखर के इस्तीफे के कारण खाली हुई है। राज्यसभा की कार्रवाई कल अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दी गई। बजट सत्र के समापन भाषण में सभापति एम वेंकैया नायडू ने कहा कि सत्र में काफी अच्छा कामकाज हुआ और अच्छी चर्चा देखने को मिली। बजट सत्र के दौरान राज्यसभा से 32 विधेयक पारित किए गए। सभापति ने कहा कि पिछले 17 साल के 52 सत्रों में ऐसा पहली बार हुआ जब इतने बिल पास किए गए। इससे पहले 2002 में राज्यसभा से 35 बिल पास हुए थे। इस सत्र में कई चर्चाएं हुई और अच्छे माहौल में बहस की गई। सभापति ने कहा कि इस बार बजट सत्र में समय के उपयोग करने के मामले में रिकॉर्ड कायम हुआ और सदन की उत्पादकता करीब 105% रही, जो 5 साल में पहली बार हुआ। उच्च सदन में कुल 195 घंटे काम हुआ। बजट सत्र में 3 तलाक से जुड़ा विधेयक पास होने को सभापति ने सामाजिक बदलाव का प्रतीक बताया। सभापति ने सत्र के दौरान सहयोग के लिए सभी राजनीतिक दलों का आभार जताया। इस बात पर भी उन्होंने संतोष जताया कि इस बार सदन के कामकाज को लेकर नकारात्मक खबरें नहीं बनी। I compliment all the sections of the House for correctively scripting this change. While presenting the positive narrative flowing from this session, I seek your indulgence as I read out quite a few comparative statistics, the facts that I present in the form of a new normal. That is, this August House has risen during this highly productive session. I am happy to go on record that this Council of States has lived up to the mandate of defending the federal spirit of our polity by standing for the rights of the states. This has come out on 3 occasions during this session, and the credit for this goes to both opposition and ruling parties. Honorable members, I now like to present the facts about the turnaround and new normal that has been realized during this session. In terms of legislative output, the passage of 32 bills during these 35 sittings. This session is the best in the last 17 years. Accounting to 52 sessions, 35 bills were passed during the 197th session in 2002. The best performance in this regard in the last 41 years since 1978, for which session-wide data is available, was 37 bills passed during 131st session in 1984. This session is also the 5th best in regard to in the last 41 years. The turnaround during this session also came out clearly and viewed against the passage of a total of only 33 bills during the last 5 sessions, 244 to 248 put together. राज्यसभा की कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित होने के बाद सभापति एम वेंकैया नायडू ने अहम बैठक की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी, नेता सदन थावरचंद गहलोत समेत कई दलों के नेता इसमें शामिल हुए। सूत्रों के मुताबिक सभापति के चेंबर में हुई इस बैठक में संसद, न्यायपालिका, सांसदों की जिम्मेदारी समेत कई अहम मसलों को लेकर आधे घंटे से ज्यादा चर्चा हुई। इस दौरान सभी नेताओं से बजट सत्र के दौरान राज्यसभा के कामकाज की उत्पादकता को लेकर खुशी जताई।
सभापति एम वेंकैया नायडू ने कहा कि सत्ता और विपक्ष के बीच बातचीत और तालमेल से बेहतर कामकाज हुआ। उन्होंने सरकार और विपक्ष के बीच लगातार संवाद बनाए रखने पर जोर दिया। उन्होंने राजनीतिक दलों से आग्रह किया कि वो अपने सांसदों को विरोध के दौरान वेल में आने और कामकाज को बाधित करने से रोकें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि सांसदों को जनहित से जुड़े मुद्दों पर संवेदनशील होना चाहिए। उन्होंने कहा कि जनता सांसदों की बातों और व्यवहार पर नजर रखती है, इसलिए उन्हें अपने आचरण को लेकर सजग रहना चाहिए। देश के पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी को आज भारत रत्न सम्मान से सम्मानित किया जाएगा। साथ ही राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, भारतीय जनसंघ के विचारक नानाजी देशमुख, प्रसिद्ध असमिया कवि और संगीतकार भूपेन हजारिका को मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित करेंगे। दिल्ली में आयोजित एक समारोह में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ये सम्मान प्रदान करेंगे। भारत रत्न हिंदुस्तान का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है जो असाधारण राष्ट्रीय सेवा के लिए दिया जाता है। 70वें गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर 25 जनवरी 2019 को भारतीय जनसंघ के विचारक नानाजी देशमुख, प्रसिद्ध असमिया कवि और संगीतकार भूपेन हजारिका और पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के लिए भारत रत्न की घोषणा की गई थी। नानाजी देशमुख को मरणोपरांत देश का सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न से आज नवाजा जाएगा। नानाजी ताउम्र राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़े रहे। उन्होंने समाज सेवा का भी काम किया और देश के बड़े विचारकों में गिने जाते रहे। 11 अक्टूबर 1916 को महाराष्ट्र के हिंगोली में जन्मे नानाजी देशमुख मूल रूप से समाज सेवी रहे। इस दौरान उनका जुड़ाव राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और भारतीय जनसंघ से रहा। नानाजी के जमीनी कार्य ने उत्तर प्रदेश में जनसंघ को स्थापित करने में अहम भूमिका निभाई। 1957 तक जनसंघ ने उत्तर प्रदेश के सभी जिलों में अपनी इकाइयां खड़ी कर ली। इस दौरान नानाजी ने पूरे उत्तर प्रदेश का दौरा किया, जिसके परिणाम स्वरूप जल्द ही भारतीय जनसंघ उत्तर प्रदेश की प्रमुख राजनीतिक शक्ति बन गई। 1977 में जनता पार्टी की सरकार में मोरारजी देसाई ने उन्हें मंत्रिमंडल में शामिल करना चाहा, लेकिन नानाजी देशमुख ने कहा कि 60 साल से ज्यादा उम्र होने वाले लोगों को सरकार से बाहर रहकर समाज सेवा करना चाहिए। वे बलरामपुर सीट से चुनाव जीते थे। इसके बाद 1980 में राजनीति से संन्यास लेकर रचनात्मक कार्य में लगने की घोषणा की। दिल्ली में उन्होंने दीनदयाल उपाध्याय के नाम पर एक शोध संस्थान बनाया। अटल बिहारी वाजपेयी सरकार ने 1999 में उन्हें राज्यसभा का सदस्य बनाया। वाजपेयी सरकार के कार्यकाल में ही उन्हें शिक्षा, स्वास्थ्य और ग्रामीण स्वावलंबन के क्षेत्र में अनुकरणीय योगदान देने के लिए पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। नानाजी देशमुख शिक्षा, स्वास्थ्य और ग्रामीण लोगों के बीच स्वावलंबन के कार्यों के लिए सदैव याद किए जाते हैं। 95 साल की उम्र में नानाजी देशमुख ने 27 फरवरी 2010 को अपनी कर्मभूमि चित्रकूट में अंतिम सांस ली। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी को आज भारत रत्न से सम्मानित किया जाएगा। पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी का जन्म 11 दिसंबर 1935 को पश्चिम बंगाल के वीरभूम जिले में हुआ था। प्रणब मुखर्जी ने 25 जुलाई 2012 को भारत के 13वें राष्ट्रपति के रूप में पद और गोपनीयता की शपथ ली थी। प्रणब दा को सार्वजनिक मामलों में उनके योगदान के लिए भारत के दूसरे सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार पद्म विभूषण से नवाजा जा चुका है। इतना ही नहीं, प्रणब मुखर्जी को साल 1997 में सर्वश्रेष्ठ सांसद का अवार्ड भी मिला था। बंगाल के बीरभूम जिले के एक छोटे से गांव मिराटी में प्रणब मुखर्जी का जन्म हुआ। तारीख थी 11 दिसंबर 1935। पिता स्वतंत्रता सेनानी थे और आजादी की लड़ाई में कई बार जेल जा चुके थे। प्रणब मुखर्जी ने यूनिवर्सिटी ऑफ कलकत्ता से इतिहास और राजनीति शास्त्र में एमए किया और फिर वहीं से कानून की डिग्री ली। इसके बाद उन्होंने एक शिक्षक के तौर पर अपनी पारी शुरू की और बाद में वो पत्रकारिता में आ गए। भारत बंग साहित्य परिषद के वो अध्यक्ष रहे, लेकिन राजनीति ही उनको ज्यादा रास आई। 1952 से 1964 के दौरान बंगाल विधान परिषद के वो सदस्य रहे, साथ में कांग्रेस के महासचिव भी, और इसके बाद उन्होंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। 1969 में पहली बार
उन्हें राज्यसभा के लिए चुना गया। योग्यता और संगठन क्षमता के बूते वो तत्कालीन इंदिरा गांधी के करीब आ गए। जल्द ही उन्हें उप मंत्री बनाया गया। 1973-74 के बीच उन्होंने कई मंत्रालयों की जिम्मेदारी भी संभाली। 1982 में वो पहली बार कैबिनेट मंत्री बने। उन्हें वित्त मंत्री बनाया गया। 1984 में दुनिया के बेजोड़ 5 वित्त मंत्रियों की सूची में उन्हें जगह मिली। यूपीए सरकार के दौरान उन्होंने कई जन कल्याणकारी योजनाओं की रूपरेखा खींची। 2007 में उन्हें पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से लेकर अफ्रीकी विकास बैंक तक कई अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं में वो बोर्ड ऑफ गवर्नर्स में शामिल रहे। कई आला अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर उनके भाषण को दुनिया ने ध्यान से सुना। 25 जुलाई 2012 को उन्होंने देश के 13वें राष्ट्रपति के तौर पर शपथ ली। राष्ट्रपति जी, I, Pranab Mukherjee, do swear in the name of God that I will faithfully execute the office of President of India and will, to the best of my ability, preserve, protect and defend the Constitution and the law, and that I will devote myself to the service and well-being of the people of India. वहीं मशहूर गायक भूपेन हजारिका को भी मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया जाएगा। भूपेन हजारिका गायक और संगीतकार होने के साथ ही कवि, फिल्म निर्माता, लेखक और असम की संस्कृति और संगीत के अच्छे जानकार थे। उन्हें दक्षिण एशिया के सबसे नामचीन सांस्कृतिक कर्मियों में से भी एक माना जाता रहा था। मखमली आवाज और कलात्मक संगीत से देश और दुनिया को दीवाना बनाने वाले भूपेन हजारिका का जन्म 8 सितंबर 1926 को असम के सदिया में हुआ। भूपेन हजारिका बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे। उन्होंने हिंदी, बांग्ला, अंग्रेजी समेत अनेक भारतीय भाषाओं में गीत गाए। फिल्म रुदाली के गीत हों, चाहे गंगा नदी पर लिखे उनके गीत और संगीत, भूपेन दा ने कभी नहीं भुलाए जा सकने वाले हजारों गीतों को अपनी दिलकश आवाज की बदौलत अमर बना दिया। खुद अपने गीत लिखने, संगीतबद्ध करने और गाने में उन्हें महारत हासिल थी। उन्हें दक्षिण एशिया के श्रेष्ठतम जीवित सांस्कृतिक दूतों में से एक माना जाता था। बात करेंगे मौसम से जुड़ी खबरों की। पश्चिमी महाराष्ट्र के कोल्हापुर में भारी बारिश के बाद बाढ़ की स्थिति भयावह बनी हुई है। महाराष्ट्र में खास तौर पर कोल्हापुर और सांगली जिलों में बाढ़ की स्थिति भयावह होने के बाद 1 लाख से ज्यादा लोगों ने सुरक्षित स्थानों पर शरण ली है। महाराष्ट्र के सांगली, कोल्हापुर, सतारा जिलों में बाढ़ की स्थिति गंभीर है। थल सेना, नौसेना, राष्ट्रीय आपदा मोचन बल और तटरक्षक बल की टीमें स्थानीय अधिकारियों के साथ मिलकर राहत और बचाव कार्य में लगी हुई हैं। सांगली, कोल्हापुर और सतारा के बाढ़ पीड़ित जिलों में अब तक 16 लोगों की मौत हुई है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने मुंबई में एक बैठक में बाढ़ पीड़ित जिलों की स्थिति का जायजा लिया। कर्नाटक में बारिश से जुड़ी घटनाओं में मरने वालों की तादाद 3 हो गई है। वहीं केरल के 3 जिलों में भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया गया है। कर्नाटक के कई हिस्सों में भयंकर बाढ़ की स्थिति बनी है। बाढ़ के चलते लगभग 26,000 लोगों को उनके घरों से निकाला गया। कृष्णा नदी के अलावा मार्कंडे, घाटप्रभा, मालप्रभा और भीमा नदियां भी उफान पर हैं। प्रभावित जिलों में भूस्खलन से सड़क और रेल यातायात में बाधा आई है। बाढ़ में हजारों एकड़ जमीन डूब चुकी है और पुणे से बेंगलुरु के बीच राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 4 बेलगावी में कट गई है। विजयपुरा में बसावा सागर बांध के 31 में से 21 गेट खोल दिए गए हैं। दिल्ली के नेहरू मेमोरियल म्यूजियम एंड लाइब्रेरी में पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने इंडियाज लॉस्ट फ्रंटियर, द स्टोरी ऑफ नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस ऑफ पाकिस्तान नामक किताब का विमोचन किया। इस किताब के लेखक हैं केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय में सचिव रहे राघवेंद्र सिंह। किताब के विमोचन से पहले किताब के विषय और उसके तथ्यों को लेकर एक पैनल डिस्कशन हुआ, जिसमें कांग्रेस के नेता सलमान खुर्शीद, राज्यसभा सांसद स्वपन दास गुप्ता ने हिस्सा लिया और किताब में दर्ज तथ्यों पर अपने विचार रखे।
हाल में मौजूद लोगों के सवालों के जवाब जो हॉल में मौजूद लोग थे उनके सवालों के जवाब भी दिए। ये किताब उस समय के तथ्यों और दस्तावेजों के आधार पर लिखी गई है जिसमें यह बताया गया है कि किस तरह भारत के सीमांत क्षेत्र भारत से अलग हुए। विमोचन कार्यक्रम में नेहरू मेमोरियल म्यूजियम एंड लाइब्रेरी के निदेशक शक्ति सिन्हा, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र के अध्यक्ष राम बहादुर राय के अलावा समाज की तमाम प्रसिद्ध हस्तियां भी मौजूद थीं। बात खेलों की। T20 सीरीज में 3-0 से क्लीन स्वीप करने के बाद अब टीम इंडिया मेजबान टीम वेस्टइंडीज के खिलाफ वनडे सीरीज खेलेगी। 3 वनडे की सीरीज का पहला आज गुयाना में खेला जाएगा। भारतीय समय के अनुसार मैच शाम 7 बजे शुरू होगा। विश्व कप के बाद दोनों ही टीमें पहली बार वनडे मैच खेल रही हैं। आखिरी T20 भी गुयाना में ही खेला गया था। वेस्टइंडीज T20 में हार के बाद 1 दिवसीय मैचों में कमाल दिखाना चाहेगी, वहीं टीम इंडिया सीरीज को भी अपने नाम करना चाहेगी। आज भारत छोड़ो आंदोलन के 77 साल पूरे हो गए हैं। महात्मा गांधी के आह्वान के बाद 1942 में आज ही के दिन भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ था। तब क्रिप्स मिशन फेल होने के बाद गांधी जी ने अंग्रेजों के खिलाफ आर पार की लड़ाई लड़ने का फैसला लिया था। कांग्रेस के बंबई अधिवेशन में गांधी जी ने 8 अगस्त को करो या मरो का नारा दिया था। इसके बाद आज़ादी की लड़ाई के लिए देश भर में लोग सड़कों पर उतर आए थे। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने इस मौके पर कल एक समारोह में भी शिरकत की। और इसी के साथ फिलहाल सुबह 9 बजे की खबरों में इतना ही। ब्रेक के बाद देखिए ब्रेकफास्ट न्यूज। नमस्कार।